बिग डी ताकत बंदूक की नाल से पैदा होती है। दाऊद हसन इब्राहिम कसकर से पूछिए, वह महज इस ताकत का एक सबूत नहीं है, वह इसके विस्तार का भी जीता जागता प्रमाण है। भारतीय माफिया का दुनिया भर में निर्यात करने वाला अंडरवर्ल्ड का नेता दाऊद इब्राहिम, जो अब पाकिस्तान में कहीं छुपकर रहता है, इस महाद्वीप की मोस्ट वांटेड शख्सियत है। अपराधियों की कुख्यात गिरोह डी कंपनी के सरगना दाऊद को 2004 में जब संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट द्वारा विश्वव्यापी आतंकवादी की उपाधि दी गई, तो दुनिया भर में फैले इसके गुर्गों के चेहरों पर शिकन तक नहीं आई थी। उनका कहना था कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने उनके उस बॉस की एक नंबर की हैसियत पर मुहर ही तो लगाई है, जो इन गुर्गों के मुताबिक अपने टूटे हुए दिल की गहराई में ये यकीन करता है कि वह अमेरिका के राष्ट्रपति से किसी तरह कम नहीं है। और इसीलिए दाऊद सालों तक अपनी तमाम हवेलियों को द व्हाइट हाउस के नाम से पुकारता रहा। 1994 तक उसकी एक हवेली दुबई में थी, और जब उसने कराची को अपना ठिकाना बना लिया तो उसका यह नया मुख्यालय द व्हाइट हाउस बन गया, और एक और व्हाइट हाउस लंदन में था। असल व्हाइट हाउस के बाशिंदे की ही तरह दाऊद भी विभिन्न देशों के साथ सौदे तय करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसका लेन देन उन गुमनाम लोगों के साथ होता है जो ज्यादातर देशों की ब्लैक इकोनॉमी को बढ़ावा देते हैं। बम्बई के 1993 के बम विस्फोटों, जिनमें 257 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, समेत अनेक गुनाहों के लिए भारत द्वारा वांटेड दाऊद इस शहर पर हुए 26/11 के आतंकी हमले के लिए इंतजामात मुहैया कराने के मामले में भी संदेह के घेरे में है। 1986 में भारत छोड़ने के बाद वर्षों तक ये गैंग नवाब अपने देश को लगातार याद करता रहा और उसने वापसी की अनेक कोशिशें की। इसीलिए दुबई में अपने बलात् निर्वासन के दौरान बॉलीवुड के सितारों को अपनी धुन पर नचाते हुए या अपने प्रवास के लिए अपना लिए गए मुल्क में क्रिकेट खिलाड़ियों को अपने इशारों पर नचाते हुए उसने दुबई या शारजाह में भारत को जिंदा रखने की कोशिश की। दाऊद ने एक मौत से भरी जीवन शैली का इंतजाम कर रखा था, घर से दूर होते हुए भी घर जैसे माहौल का इंतजाम। लेकिन वह अपने करीबी राजनेताओं के मार्फ भारत वापसी की अपनी इच्छा के संकेत लगातार भेजता रहा। उसमें बार बार रुकावटें डाली जाती रहीं, वह बार बार कोशिश करता रहा। इसके बाद मार्च 1993 में सिलसिलेवार बम धमाके हुए और दाऊद समझ गया कि उसका गर्भनाल हमेशा के लिए टूट चुका है। एक मुजरिम घोषित हो जाने के बाद दाऊद समझ गया कि अपनी मातृभूमि में वापसी की उसकी सारी उम्मीदें हमेशा के लिए खत्म हो चुकी हैं। उसकी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की शुरुआत 1992 के बाद हुई। तब तक वह जमीन जायदाद के कारोबार में, सोने, चांदी और इलेक्ट्रॉनिक सामान की चोरबाजारी में और नशीले पदार्थों के गैरकानूनी लेन देन में लिप्त रहा था। दाऊद को मुंबई से इश्क था और वह सच्चे मायनों में मुंबई का लड़का था, जो जीवन के प्रति इस शहर की गर्मजोशी और मुसीबतों के सामने भी टिके रहने की उसकी कुव्वत में साझा करता था। दूसरी तरफ पाकिस्तान का आकर्षण था, जो उसे अगर और कुछ नहीं तो शरण देने को, नया नाम, नई पहचान, नया पासपोर्ट, नई जिंदगी देने को तत्पर था। बेशक इसमें एक धोखा था, उसे खुद को उनके हाथों गिरवी रखना पड़ता। लेकिन आखिर वह दाऊद इब्राहिम था और उसका ख्याल था कि वह उस देश को बदल कर रख देगा और उसे अपने इशारों पर नाचने को मजबूर कर देगा। चूंकि उसके हाथ में तिजोरी और उसकी चाबियां हैं, इसलिए यह कोई मुश्किल काम नहीं होगा। इसलिए अपनी महबूबा मुंबई को पीछे छोड़ उसने सीमा पार करने का फैसला किया, और इस तरह भारत के आला दुश्मन पाकिस्तान के साथ दाऊद के नए सफर की शुरुआत हुई। दो लोग हैं जिन्होंने पिछले 40 सालों में भारत और पाकिस्तान के बीच के समीकरणों को बदला है। इनमें से एक है दाऊद इब्राहिम और दूसरा था पाकिस्तान का भूतपूर्व राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक। अगर जियाउल हक सलाफी इस्लाम को कश्मीर ले गए और कश्मीर में उग्रवाद को और ज्यादा बढ़ावा देकर भारत के सूफी कश्मीरियों को बदलने में कामयाब रहे, तो दाऊद इब्राहिम ने दोनों देशों के रिश्तों में इस हद तक खटास भर दी जहां से वापसी नामुमकिन थी। हालात अब मजाक का विषय बन चुके हैं। भारत सरकार इब्राहिम की गिरफ्तारी की जोर शोर से मांग करती रहती है, और पाकिस्तान एक कूटनीतिक मुद्रा के साथ इस बात से ही इनकार करता रहता है कि वह उसकी जमीन पर है। लेकिन वह खुद को पाकिस्तान का ऐसा तुरुप का पत्ता बनाए रखने में कामयाब हुआ है जिसका भारत के खिलाफ जब तब इस्तेमाल किया जा सकता है। दोनों देश इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच अमन कायम करने की कुंजी दाऊद के हाथों में है। कराची में दाऊद शुरू में क्लिफ्टन इलाके के एक बंगले में रहता था, जो उसका स्थानीय व्हाइट हाउस था। लेकिन जब लगातार 3 बेटियों के बाद उसके बेटे मोइन का जन्म हुआ, तो उसने लंबे इंतजार के बाद हासिल इस मर्द वारिस की आमद के जश्न के तौर पर उसी इलाके में मोइन पैलेस नाम से एक विशाल हवेली बनाई। मोइन पैलेस इस इलाके का सबसे ज्यादा किलेबंदी वाला महल है, जहां कराची रेंजरों की एक पूरी फौज 24 घंटे पहरा देती है।
इस मकान की शान में इजाफा करने वाली चीजों में नवाबी किस्म के स्वारोवस्की स्फटिक आभूषण, वाटरफॉल, तापमान नियंत्रित स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, बिलियर्ड कोर्ट और जॉगिंग ट्रैक शामिल हैं। उसके विशेष मेहमानों को मोइन पैलेस में ठहराया जाता है, जबकि दूसरे महत्वपूर्ण मेहमान पैलेस के नजदीक के मेहमानखाने में रखे जाते हैं। जाहिर है, दाऊद एक शाही जिंदगी जीता है। उसके शानदार सूट सेविल लंदन से आते हैं। उसे घड़ियों को जमा करने का शौक है और वो पूरी तरह से पाटेक फिलिप की घड़ियां और कभी कभी कार्टियर की हीरा जड़ी घड़ियां ही पहनता है, जिनकी कीमत लाखों रुपयों में होती है। वो ट्राजरा सिगरेट पीता है और मासेराटी के धूप के चश्मे तथा बेली के स्पोर्ट्स शूज पहनता है और हीरा जड़े पेन से दस्तखत करता है, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए से ज्यादा होगी। दाऊद के पास कारों का एक पूरा जखीरा है, लेकिन वह एक काले रंग की बॉम्ब प्रूफ मर्सिडीज में घूमता है। जब वो कहीं जाता है तो पाक रेंजरों का एक दस्ता उसके साथ चलता है, जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था को भी नीचा दिखाता है। लेकिन दुनिया की सारी दौलत मिलकर भी आपको चैन की नींद की गारंटी नहीं दे सकती। दाऊद नींद से महरूम इंसान है। अगर उसने अपने घर पर ही पार्टी नहीं दी होती है तो वह आधी रात के बाद ही घर लौटता है। वह दिन में सोता है और देर शाम तक काम करता है। वह अक्सर आलीशान मुजरे आयोजित करता है, जिनमें पाकिस्तान के एक भूतपूर्व केयरटेकर समेत कई पाकिस्तानी राजनेता और नौकरशाह आमंत्रित होते हैं। प्रधानमंत्री जो लोग उससे इस हवेली में मिले हैं, वे बताते हैं कि पाकिस्तानी प्रांतों के कई मुख्यमंत्री उससे मिलने के लिए वेटिंग रूम में कतार लगाए हैं। यहाँ तक कि उनमें से जिन्हें लगातार कई घंटे इंतजार करना पड़ता भी है, वे उसके खिलाफ एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं करते। आखिर डॉन के साथ की एक मुलाकात भी उनकी किस्मत बदल सकती है। दाऊद पाकिस्तान भर में फैली विभिन्न संपदाओं का मालिक है, जिनमें कराची का खयाबान शमशीर इलाका और शाहराह फैजल की मुख्य सड़क तथा लाहौर का मदीना बाजार शामिल है। पेशावर के पास औरंगजेब में भी उसका एक घर है। पाकिस्तान की नव तारिकाओं पर उसकी खास नजर रहती है और वे उसका मनोरंजन करने से ज्यादा कुछ करने को तत्पर रहती हैं। बावजूद इसके कि वह पाकिस्तान में रहता है, भारत में उसका नियंत्रण अब भी बरकरार है। कुछ समय पहले तक हिंदुस्तानी फिल्मी दुनिया के धुरंधर और गुटखा मालिक उससे आपसी झगड़ों के निपटारे करवाया करते थे, और मुंबई में जमीन जायदाद से लेकर हवाई उद्योग तक कई ऐसे कारोबार हैं जो दाऊद का अदृश्य लोगो धारण करते हैं। उस मायने में उसने मुंबई को अपने हाथों से जाने नहीं दिया है। वह रिमोट कंट्रोल के मार्फत मुंबई की रियल एस्टेट संबंधी कई योजनाओं और कंपनियों को संचालित करता है। भारत की पुलिस और राजनेता अब भी डॉन के संपर्क में रहते हैं। मुंबई के बहुत से पुलिस वालों ने तो उसके गिरोह से ताल्लुकात रखने का खुलासा होने पर अपनी नौकरियां तक गंवाई हैं। दाऊद धमकाती निगाहों वाला 5 फुट 11 इंच लंबा शख्स है। तो वह क्या चीज है जो उसके रवैये को तय करती है? उसकी असरदार मौजूदगी, उसके बात करने का एक अंदाज है, एक किस्म का आकर्षण जिसमें कायल बना लेने की खूबी है। 26 दिसंबर 1955 में जन्मा दाऊद अब 57 बरस का है। उसके चेहरे मोहरे में जबरदस्त बदलाव आ चुका है। उसके ढेर सारे बाल जाते रहे हैं और अपनी जिंदगी तथा उसकी आसान पहचान पर लगातार मंडराते खतरे के चलते वह अब मोटी मूंछ नहीं रखता, जिसकी वजह से वह मुंबई के अंडरवर्ल्ड में पहले मुच्छड़ के नाम से जाना जाता था। ऐशो आराम और उम्र ने उसकी कमर को चौड़ा दिया है और उसकी तोंद दिखने लगी है। हालांकि वह बहुत ज्यादा भद्दी नहीं है। 57 बरस के शख्स के लिहाज से वह फिट दिखाई देता है। डी कंपनी का ये बॉस अरबों का मालिक है और कहा जाता है कि उसकी समानांतर अर्थव्यवस्था पाकिस्तान को जिंदा रखे हुए है। ये भी कहा जाता है कि सन 2000 के आर्थिक संकट के दौरान उसने पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक को संकट से उबारा था। उसकी शुद्ध संपत्ति 6 अरब रुपए से ज्यादा है। दाऊद के माफिया तार चारों तरफ फैले हुए हैं और उसके कारोबार से संबंधित हित भारत, नेपाल, पाकिस्तान, थाईलैंड, दक्षिण अमेरिका, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंग्लैंड, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, श्रीलंका, जर्मनी और फ्रांस समेत कई देशों से जुड़े हैं तथा नशीले पदार्थों के गैरकानूनी लेन देन और जुए के अड्डों के विशेषाधिकार जैसे क्षेत्रों तक फैले हुए हैं। कराची में दाऊद इब्राहिम बेताज बादशाह है, जो शहर के बंदूकों के गैरकानूनी कारोबार, स्टॉक एक्सचेंज, समानांतर साख व्यापार और शहर के अनेक जमीन जायदाद संबंधी मालिकाना हकों को नियंत्रित करता है। वह कराची के शेयर बाजार और हवाला कारोबार के अंतर्गत लेन देन करता है। उसने सहगल ग्रुप में भारी निवेश किया हुआ है और वह सहगल बंधुओं में से एक के दामाद जावेद मियादाद का बहुत करीबी है। दाऊद ने जावेद मियादाद के बेटे जुनैद के साथ अपनी बेटी महरूख की शादी भी की है। उसके 13 छद नाम हैं, जिनमें से एक शेख दाऊद हसन भी है। पाकिस्तान में यह उसकी पहचान है। कुछ लोग उसे डेविड या भाई के नाम से भी पुकारते हैं।
मुंबई या दिल्ली में जब वह दोस्तों को फोन करता था तो जो व्यक्ति उसके लिए ये फोन मिलाता था वह उसको हाजी साहब या अमीर साहब के नाम से पेश करता था। मुंबई में दी कंपनी के बहुत से कारोबार हैं और ऐसा माना जाता है कि वह अकेले अपने दम पर मुंबई में अरबों डॉलरों के कारनामों को अंजाम देती है, जिनमें से ज्यादातर बॉलीवुड और जमीन जायदाद से ताल्लुक रखते हैं। माना जाता है कि ज्यादातर हवाला कारोबार दाऊद के हाथों में है, जो पैसे और भुगतान को सरकारी संस्थाओं की नज़र से बचाकर यहाँ से वहाँ भिजवाने का अक्सर इस्तेमाल किया जाने वाला गैर सरकारी तरीका है। इसका कुल लेन देन वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के संयुक्त लेन देन से कहीं ज्यादा है। दाऊद 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यापारी है, अपने प्रतियोगियों के प्रति बेहद क्रूर लेकिन वफादारों के प्रति खुला दिल रखने वाला। उसे अपनी टोली के साथ माफिया, आतंकवादी नेटवर्कों और पाकिस्तानी हुकूमत के सरताजों तथा आईएसआई के साथ रिश्तों को मनमाफिक ढालना आता है। ये बात अजीब सी लगती है कि इस कदर ज़हीन और संभावनाओं वाला शख्स घास के मैदान में भटकते हिरन की नियति को प्राप्त हुआ, पराए मुल्क का एक कैदी, एक मोहरा बनकर रह गया। एक ऐसा मोहरा जिससे पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका समेत वे कई देश खेलते रहते हैं जो पाकिस्तान के भीतर उसकी कारगुजारियों से वाकिफ हैं। ये भी अजीब है कि जो इंसान रहीम शहीन पठानों की फौज की ताकत से टकराने का मादा रखता था, उसने अपने जिंदा बने रहने के मौके बर्बाद कर दिए। कई ऐसे मौके आए जब दाऊद अपनी किस्मत को पलटने में कामयाब रहा। कहा जाता है कि अब वह जानबूझकर लोगों की निगाहों से दूर रहता है। पीछे मुड़कर देखें तो भारत के वैधानिक तंत्र की पहुंच से बाहर के एक फरार और अवैध शख्स की दाऊद की स्थिति भारत में बहुतों के लिए मुआफिक बैठती है। अगर उसे कभी भारत वापस ले आया गया होता तो उसके पैसे से खड़ी की गई सल्तनतें ढह गई होती और छुपाकर रखे गए कई सारे भेद खुले में आ जाते। ये सत्ता के गलियारों के हित में ही है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही अटका रहे और इसलिए दाऊद के प्रति दीवानगी बनी रहेगी। उसकी मूंछों और होठों के बीच अटके सिगार की छाप वाली फिल्में बनाई जाती रहेंगी और हिंदुस्तान तथा पाकिस्तान के बीच दाऊद हमेशा चर्चा का विषय बना रहेगा। ये शख्स बेशक हमेशा पकड़ से बाहर बना रहेगा। हो सकता है असल दाऊद एक मिथक ही बना रह जाए। ये पुस्तक उन चीजों को समझने की एक कोशिश है जो उसके और उसकी दुनिया के बारे में ज्ञात है।